नमस्कार मित्रों, अविराम वाणी पर आपके साथ आज पुनः उपस्थित हूँ मैं आपका मित्र उमेश महाधोसी। आज मंगलवार के विविधा कार्यक्रम में प्रस्तुत है एक और पुस्तक चर्चा। आज की पुस्तक है सुश्री मीनू खरे जी का हायकू संग्रह खोई कविताओं के पते। मीनू जी हायकू, छड़िका, लघुकथा जैसी नवोन्मेषी विधाओं की अच्छी रचनाकार हैं। आकाशवाणी पर केंद्र निर्देशक की भूमिका का निर्वाह करते हुए उन्होंने नवोन्मेषी साहित्य के प्रसार में भी महत्वपूर्ण योगदान किया है। मीनू जी के हायकू उनके सामयिक एवं सरोकारबद्ध चिंतन को प्रतिबिंबित करते हैं। भाषा, शिल्प और विचार तीनों के स्तर पर उनके हायकू नव्यता से संस्कारित हैं। उनमें प्रयोगधर्मी दृष्टि का समावेश है, कल्पना और कलात्मकता का सौंदर्य है। निश्चित रूप से उनके हायकू काव्यात्मक अनुभूति के अनुपम उदाहरण हैं। आज की चर्चा में वक्ताओं ने खोई कविताओं के पते में संग्रहित हायकू रचनाओं के तमाम पक्षों पर बात की है। इस चर्चा की पहली वक्ता हैं वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय डॉक्टर मिथिलेश दीक्षित जी। मिथिलेश जी स्वयं हायकू, छड़िका, लघुकथा जैसी नवोन्मेषी विधाओं की महत्वपूर्ण सृजयिता और विद्वान हैं। उन्होंने मीनू जी के इस संग्रह की हायकू रचनाओं और उनसे जुड़े विविध पक्षों पर सूक्ष्मता और विस्तार से अपनी बात रखी है। तो आइए हम सुनते हैं डॉक्टर मिथिलेश दीक्षित जी के विचार खोई कविताओं के पते हायकू संग्रह पर। आज आपके समक्ष मीनू जी की हायकू पुस्तक खोई कविताओं के पते पर मैं कुछ शब्द बोलना चाहती हूँ। हायकू एक छोटी सी कविता है, केवल 17 अक्षर होते हैं, इसमें 3 पंक्तियां होती हैं और लघु कलेबर में बहुत सी बातें आ जाती हैं, बहुत बड़ी बात भी रचनाकार कह लेते हैं। ये विश्व साहित्य में इसका बहुत बड़ा स्थान रहा है। कई देशों में इसका काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ है। भारतवर्ष में ये 19वीं शताब्दी के अंतिम समय ये कविता यहाँ पर आई और इसका प्रचार प्रसार हुआ। अभी सदी के प्रथम दशक में जो हायकूकार सामने आए और उन्होंने हायकू को अपने लेखन का विषय बनाया, उनमें सुश्री मीनू खरे जी का नाम अग्रगण्य है। इनका बड़े आदर के साथ नाम लिया जाता है। इस विधा में इन्होंने बहुत काम किया है। ये इनकी पहली पुस्तक है, खोई कविताओं के पते। इसमें इन्होंने हायकू के शिल्प, हायकू के संवेदन, हायकू के कथ्य, इन सब पर अध्ययन भी किया और उसके बाद इन्होंने अपना लेखन प्रारंभ किया और संवेदन के खास क्षणों में इन्होंने अपने जो भाव शब्दों में उकेरे और इन्होंने जो सार रूप में अपने गहन चिंतन को अभिव्यक्त करना चाहा, वो बहुत ही सुंदर रहा और हायकू की एक पुस्तक के रूप में हमारे आपके सामने उपस्थित हो गया है। हायकू 17 अक्षरों की एक छोटी सी कविता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि संवेदन बहुत गहरा होना चाहिए। जब कोई विशेष बात दिल दिमाग में गहराई से उतर जाए तभी लिखना चाहिए। केवल अक्षर गिन गिन कर कोई कविता बना देना कविता के लिए या साहित्य के लिए उचित नहीं है। मीनू जी ने इस कविता को आत्मसात किया। इसका स्वरूप उन्होंने पूरी तरह से आत्मसात किया और शिल्प को ध्यान में रखकर इन्होंने बहुत गहराई से समाज के विविध विषय, तमाम विसंगतियां हैं और जो मनोवैज्ञानिक धरातल से भी जो कुछ उन्होंने देखा है, सोचा है, समझा है, उसे उन्होंने हायकू के रूप में प्रस्तुत किया। कई गोष्ठियों में, कई सम्मेलनों में, कई जगह आपने
अपने हाइकू प्रस्तुत भी किए हैं और खूब तालियां भी बटोरी हैं। लेकिन इस पुस्तक का बहुत नाम हुआ है। जिसने भी ये किताब पढ़ी है वो कुछ न कुछ कहने को लिखने के लिए विवश हो गया है। इन्होंने इसमें कुछ ऐसे हाइकू लिखे हैं जिन्हें पढ़कर आश्चर्य होता है। हम उन्हें कालजयी रचना कह सकते हैं। और उन्होंने साहित्यिक दृष्टि से न लिखकर भी साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान किया है। बड़ी गंभीरता के साथ उन्होंने इस विधा को लिया है और उन्होंने इस पुस्तक को बड़े परिश्रम से, बहुत कलात्मक रूप से हमारे समक्ष प्रस्तुत भी किया है। कुछ हाइकू ऐसे हैं जो जेहन में बहुत दिन तक बने रहते हैं। मैं चाहती हूँ कि आपके समक्ष उनको प्रस्तुत करूँ, फिर अपनी बात कहूँ। उनकी बात कहते हुए मैं अपनी बात रखूँ। बड़ी उदासी है सात समंदर धरती प्यासी। ढूंढ रहे हैं पेड़ काटने वाले पेड़ की छांव। पर्यावरण प्रदूषण विश्व की सबसे बड़ी समस्या है। आपके अनेक हाइकू प्रकृति के इसी प्रदूषण की ओर संकेत करते हैं और कटु शब्दों में आपने इस प्रदूषण के लिए बहुत उन्होंने भर्त्सना भी की है और आगाह भी किया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर धरती नहीं बचेगी, अगर हम सांस ही नहीं ले पाएंगे तो फिर हमारा अस्तित्व रहेगा नहीं, और जब हमारा ही अस्तित्व नहीं रहेगा तो फिर साहित्य कहाँ रहेगा। साहित्य के माध्यम से ही हमें अपने अस्तित्व को बचाना है। उसके लिए इन्होंने हाइकू को माध्यम बनाया और एक हाइकू इसी तरह का है। पत्थर बीन सीढ़ी बनाती बेटी चाँद छूने को। यहाँ नारी विमर्श की भी बात आ गई, बेटी की शिक्षा की भी बात आ गई और कठोर परिश्रम की भी बात आ गई कि पत्थर बीन कर सीढ़ी बना रही है बेटी। क्यों? चाँद छूने को। उसकी महत्वाकांक्षा है, लेकिन मजबूरी है, विवशता है, मजदूरन है। तो उस विवशता को इन्होंने हाइकू के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इसी तरह माता के लिए इन्होंने कहा है, माँ की छुअन संजीवनी से लगी मन के घाव। माता की छुअन है, वो घाव ठीक करने वाली संजीवनी। इसी तरह से एक और इन्होंने हाइकू लिखा है, उड़ने दो ना है आंचल ने ठाना नभ नापना। माँ प्रेम बोती है मरुस्थल में भी पुष्प खिलते। माता के प्रेम का वर्णन इन्होंने कई जगह किया। ऊन सलाई को लेकर भी इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। उससे घर की दवाई भी आती है। कौन सा रंग तुझे चाहिए धरा, वो बोली हरा। मीनू जी के हाइकू की सबसे बड़ी विशेषता है, कलात्मकता तो है ही, कलात्मक सौष्ठव तो है ही। उसमें सबसे बड़ी विशेषता है कि सामने भाव को, दृश्य को प्रस्तुत कर देती हैं। वही दृश्य, वही घटना, वही व्यक्ति, वही भाव सामने आ जाता है और सीधे सीधे पाठक को प्रभावित करता है। और पाठक, लेखक और वो दृश्य या वो व्यक्ति जो उस दृश्य में दिखाया गया है, तीनों की एकाकारता हो जाती है। जो सर्जक सोचता है, जो मीनू जी सोचती हैं, वही पाठक सोचने लगता है। उस गहराई को वो पकड़ लेता है, छू लेता है। कौन सा रंग तुझे चाहिए धरा, तो बोली हरा। सूख रही है धरती, वृक्ष कट रहे हैं, चारों ओर त्राही त्राही मची है, सूखा पड़ रहा है। हरियाली की चाहत यहाँ दिखाई गई है, आप कह रही हैं। और धरा को बोलते दिखा दिया, आमने सामने बात कर रही। जीवंतता, इसे बोलते हैं जिजीविषा। मीनू जी की रचनाओं में उनकी जिजीविषा बोल रही है और उनके हाइकू जीवंतता के साक्षात प्रमाण हैं। सभी जीवंत हैं, जैसे कुछ कह रहे हैं, सामने कुछ कह रहे, बोल रहे हैं। बोलते हुए हाइकू आप पहली बार देखेंगे इस पुस्तक में। रहती याद, भूलने वाली बात, तभी विवाद। अरे बहुत सी बातें होती हैं, मस्तिष्क में कूड़ा कचरा रहता है, मस्तिष्क से हटा दिया जाए तो बात ही समाप्त हो जाती है। तो बहुत सी बातें तो ऐसी रहती हैं कि जो बनी रहती हैं मस्तिष्क में और विवाद का कारण बनती हैं। बात छोटी सी है लेकिन बहुत बड़ा चिंतन है।
ये समाज को बदलने की प्रक्रिया है। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे का भी ध्यान रखे और दूसरे के सुख में अपना सुख महसूस करे तो विवाद की संभावनाएं रहती ही नहीं हैं। जो कंधे झूली उसी ने कभी दिया पिता को कंधा। ये यहाँ पर एक दर्द है, कशिश है, एक पीड़ा है, एक वेदना है। हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, उनका परिवार बिखर जाता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, अनाथ हो जाते हैं। वो बेटी जो कंधा देती है अपने पिता को, कितना इसमें कितनी पीड़ा है कि जो कंधे पे झूली थी, जिस कंधे पे झूली थी उसी को उसे कंधा देना पड़ रहा है। बिटिया रानी कभी गेट से विदा, कभी पेट से। ये कालजयी रचना है। भ्रूण हत्या के ऊपर बहुत बड़ा संदेश है और सीधे सीधे न कहकर इन्होंने लाक्षणिक रूप से ये बात कही है। मीनू जी की ये तीसरी जीवंतता के बाद तीसरी ये सबसे बड़ी विशेषता है कि ये सीधे सीधे बात न कहकर बहुत बड़ी बात को किसी भी उदाहरण के द्वारा या किसी भी तर्क के द्वारा या किसी भी लाक्षणिक रूप से सामने प्रस्तुत करती हैं। विदाई तो होती ही है, बेटी का विवाह होता है, विदा होती है, जब सर्विस में जाती है तब भी विदा लेती है, लेकिन कभी गेट से विदा, कभी पेट से। देखिए यहाँ पर शिल्प का भी सौंदर्य है, उस सौंदर्य में कितनी वेदना है, भ्रूण हत्या पर कितना बड़ा कटाक्ष है और कितना बड़ा संदेश है इस समाज को। आज भी हम इस समस्या से जूझ रहे हैं और जब रचनाकार ऐसी बात लिखता है तब वो चिंतक बन जाता है, एक जागरूक समाज सुधारक बन जाता है, एक जागरूक चिंतक बन जाता है। वो समाज की दिशा और दशा दोनों को बदलने का साहस रखता है और ऐसा ही अपनी रचनाओं के माध्यम से दिखाता है। मीनू जी की रचनाओं में यही बात देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कवित्व से ही कविता होती है। हाइकू छोटी रचना है, अक्षरों से मिलकर थोड़े से शब्द रख दिए जाते हैं, प्रस्तुत किए जाते हैं, लेकिन यदि उसमें लय भी है, तुक भी है, रिदम है, तो वो रचना बहुत समय तक दिल दिमाग में बनी रहती है। मीनू जी की रचनाओं में लयात्मकता है, शिल्प की का लय तो है ही, लयात्मकता शिल्प में भी है और भाव में भी है। ये सबसे बड़ी विशेषता है। कला पक्षी दृष्टि से देखें तो लय आवश्यक इसलिए है कि जब कवित्व ही नहीं है तो कविता कैसी। हाइकू कविता है तो कविता है तो उसमें कवित्व होना चाहिए। कवित्व तभी होता है जब उसमें लयात्मकता होती, प्रवाह होता है। मीनू जी के शिल्प की ये विशेषता है कि उसमें प्रवाह है, एक लय है और वो बड़े मधुरता से उस बात को कहती हैं, बड़े सरलता से, सहजता से उस बात को सामने प्रस्तुत करती हैं। लेकिन इसमें भी विशेषता ये है कि भावों का प्रवाह एक सुनिश्चित, एक सहजता से, बिना किसी बाधा के निर्बाध रूप से बहता है प्रवाह। वो बहकर ही सामने वाले के अंदर प्रवेश कर जाता है, हृदय को छू लेता है, हृदय में प्रवेश करता है। बड़ी मर्मस्पर्शी रचनाएं हैं इनकी। और कुछ रचनाएं ऐसी हैं जो सीधे कलेजे पर चोट करती हैं, कुछ ऐसी हैं जो हास्य उत्पन्न करती हैं, लेकिन ऐसी रचनाएं कम हैं। मीनू जी गंभीर चिंतक हैं और इन्होंने साहित्य को बड़ी गंभीरता से लिया है और उसी तरह से इन्हें प्रस्तुत किया है। इन्होंने कविता को केवल कविता के रूप में नहीं लिखा है, सोशल मीडिया में होते हुए भी इन्होंने सोशल मीडिया का एक सशक्त हस्ताक्षर होते हुए सोशल मीडिया के लिए ही इन्होंने नहीं लिखा है, इन्होंने साहित्य को समृद्ध किया है। अपनी हाइकू रचना धर्मिता से इन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। ये हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है और हम ये चाहते हैं कि मीनू जी इसी क्षेत्र में और आगे कार्य करें और इनके जो हाइकू हैं वो निश्चित रूप से हमारे साहित्य में हमेशा के लिए अपना स्थान निर्धारित करेंगे। और जो आजकल हाइकू को एक बहुत सरल विधा मानकर बहुत अधिक लेखन
का जो एक तरह से प्रचार प्रसार हो रहा है, इस पर भी थोड़ा विराम लगेगा। जब गंभीर चिंतक इसमें आएंगे, मीनू जैसे लोग जब इसमें लिखेंगे और इस विधा को आगे बढ़ाएंगे, तो निश्चित ही हमारा हिंदी का साहित्य है वो समृद्ध होगा। और ये छोटी सी विधा है, अब ये पाठ्यक्रम में भी आ सकती है। शोध तो हो ही रहे हैं, शोध का विषय हाइकू है, आजकल सबसे अधिक शोध का विषय है। तो ये पुस्तक इसीलिए महत्वपूर्ण हो गई है कि इसमें बहुत संवेदन से परिपूर्ण हाइकू मीनू जी ने प्रस्तुत किए हैं और लाक्षणिक शैली में इन्होंने अपनी बात प्रस्तुत की है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं कि आगे इसी तरह से इस काव्य रूप को वो आगे बढ़ाती जाएं और हमारे साहित्य को समृद्ध करती रहें। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर मित्रेश दीक्षित जी। मित्रों, यदि प्रश्न किया जाए कि मीनू जी के हाइकू क्यों सभी का ध्यान आकर्षित करते हैं, तो इसके कई उत्तर हमें मिलेंगे, किंतु मीनू जी की विशिष्ट अंतर्दृष्टि की बात उभर कर सबसे ऊपर आती है। वास्तविकता यह भी है कि विशिष्ट अंतर्दृष्टि के बिना कोई भी साहित्य महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। इस बात को वरिष्ठ साहित्यकार और हाइकू के मर्मज्ञ आदरणीय श्री कमलेश भट्ट कमल जी बहुत स्पष्ट और तार्किक ढंग से अपने वक्तव्य में रखते हैं। एक श्रेष्ठ हाइकूकार होने के साथ भारत में हाइकू को स्थापित करने के प्रयासों में भी कमलेश भट्ट कमल जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो आइए हम सुनते हैं आदरणीय कमलेश भट्ट कमल जी को। मैं कमलेश भट्ट कमल ग्रेटर नोएडा वेस्ट से आज अभिराम वाणी द्वारा आयोजित मीनू खरे के हाइकू संग्रह वही कविताओं के पते पर चर्चा के लिए उपस्थित हुआ हूँ। हम सब जानते हैं कि हाइकू दुनिया की सबसे छोटे कलेवर की कविता है। सिर्फ 17 अक्षरों में ही इसमें अपनी बात कहने का अवसर होता है। मीनू खरे इन कविताओं की एक सिद्धहस्त रचनाकार हैं। उनका पहला संग्रह, इस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, वर्ष 2018 में प्रकाशित होकर आया था। तब उन्होंने इस संग्रह के माध्यम से हाइकू की दुनिया में एक हलचल सी मचाई थी। इसका कारण यह था कि उनके हाइकू गहरी अंतर्दृष्टि और बड़े महत्वपूर्ण दृष्टिकोण वाले हुआ करते हैं। इस विधा में उनकी जो पकड़ है, उनकी जो व्याप्ति है, वो दूसरे कई रचनाकारों की तुलना में बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम अपनी बात उनके कुछ हाइकू कविताओं के उदाहरण के माध्यम से यहाँ पर रखने का प्रयास करेंगे। पर्यावरण और प्रकृति हाइकू कविता से जुड़ा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है। उनमें आप मीनू खरे की गति को देख सकते हैं इन हाइकुओं के माध्यम से। कौन सा रंग तुम्हें चाहिए धरा, वो बोली हरा। कौन सा रंग तुम्हें चाहिए धरा, वो बोली हरा। रोया बादल पेड़ नहीं तो कैसे मैं लाऊं जल। वृक्षों के नाम विकास ने भेजा है डेथ वारंट। मीनू खरे के ऑब्जर्वेशंस हाइकू में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ उदाहरण देखे जा सकते हैं। बारिश क्या है, मेघों से धरती का महारास है। बिजली कौंधी ज्यों मेघ ने धरा का चुंबन लिया। सावन आया खबर कोयल ने वायरल की। क्या खूब बात जलता है दिन और काली है रात। स्त्री मन के हाइकू भी बहुत सुंदर होते हैं मीनू खरे के। तुम्हारे बिना ब्लैकआउट लगे जीवन सारा। कामकाजी स्त्री
दो नावों में सवार फिर भी पार। तेरी याद ने श्वेत श्याम सपने कलर्ड किए। जीवन का यथार्थ हर रचनाकार का एक प्रिय विषय होता है, समय का यथार्थ। उसके कुछ उदाहरण देखें। रोटी गोल थी, मुफलिसी नुकीली, चुभी पेट में। ये बोझ नहीं, कई पेट हैं लदे सिर पे मेरे। भूख है बड़ी, सुबह मिटी फिर शाम को खड़ी। जिजीविषा उनके हाइकुओं में जगह जगह दिखाई देती है। दो तीन उदाहरण। जैसे है जंग, जैसे जीवन और जैसे ही जीत। उड़ने दो ना, है आंचल ने ठाना नभ नापना। तम घना है, मुकाबला मगर लव से ठना है। तो हम कह सकते हैं कि हाइकू की दुनिया में मीनू खरे एक सशक्त रचनाकार के रूप में उभरी हैं। शीघ्र ही उनका दूसरा हाइकू संग्रह जुगनुओं की वसीयत आने वाला है। हम उसके लिए भी अपनी शुभकामनाएं अर्पित करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय कमलेश भट्ट कमल जी। मित्रों, साहित्य में नवोन्मेषी विधाओं का दायरा आज के समय में काफी व्यापक हुआ है और साहित्य के ये तमाम रूप अपरूप समकालीनता को प्रतिबिंबित करते दिखाई देते हैं। ऐसे में इनके अंतर संबंध, इनके सृजन से जुड़े तमाम साहित्यकारों को समझ के एक साझा मंच पर लाकर खड़ा कर देते हैं। यही कारण है कि एक प्रतिष्ठित नवगीतकार हाइकू पर साधिकार बात करता है। केवल बात ही नहीं करता, उन तमाम बिंदुओं, उनके पीछे की अंतर्दृष्टि और उनमें निहित अर्थ व्यंजना की व्याख्या करता है, जो हाइकू को एक समृद्ध काव्य मंच के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं लब्ध प्रतिष्ठित नवगीतकार व लघुकथाकार आदरणीय रमेश गौतम जी को। गौतम साहब ने अपनी बात में मीनू जी की हाइकू रचनाओं की अर्थ व्यंजना को विशेष रूप से प्रकाशमान किया है। तो आइए गौतम साहब। मैं रमेश गौतम अभिराम वाणी द्वारा हाइकूकार मीनू खरे जी की पुस्तक चर्चा के लिए अभिराम वाणी के आमंत्रण को स्वीकार करता हूं। खोई कविताओं के पते हाइकू संग्रह। कवित्री मीनू खरे, उत्कर्ष पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, कानपुर, संस्करण 2018। हिंदी की हाइकू परंपरा में कवियत्री मीनू खरे की उपस्थिति न केवल आंदोलित करती है, अपितु हाइकू में गंभीर कथ्य और उसकी संवेदना का भी प्रतिनिधित्व करती है। उनकी गहरी जीवन दृष्टि विकलांग स्थितियों के बीच भी स्वस्थ इच्छा शक्तियों को बीनती, समेटती, उदात्त आस्था और उद्दाम जिजीविषा के स्वप्न बुनती है। ऐसी सृजनात्मकता की बुनियाद रखती है जहां विध्वंस भी छिटकता दिखाई देता है। उनकी संवेदना का यही सकारात्मक हस्तक्षेप उनके हाइकू में ध्वनित होता है। जैसे माचिस जली और जल्दी ही बुझी पेट की आग, अथवा दान दो आंखें, कोई उनसे देखे तुम्हारे बाद। उनके हाइकू के भीतर छिपी अर्थ व्यंजनाएं सामयिक यथार्थ को बड़ी सहजता से
व्याख्यायित करती हैं, जैसे जीवन भर महल बनाकर रहा बेघर, अथवा मेहनत का क्या खूब मिला ब्याज, 2 रोटी प्याज। मीनू खरे के हाइकू मनुष्य की मनोवृत्तियों, आकांक्षाओं, आशाओं और हताशाओं को गहरी व्यंजकता के साथ स्वर देते हैं। वे सतही सपाट बयानी से बहुत दूर अपनी अर्थ विदग्धता से आंदोलित करते हैं, जैसे है गर्मी आई, घड़े की बाँछें खिली, हंसी सुराही, अथवा कौन सा रंग तुझे चाहिए धरा, वो बोली हरा। मीनू खरे के हाइकू अपनी सघन बुनावट में मानवीय संवेदनाओं को बुनते हैं, जीवन स्थितियों की छटपटाहट को निसंग भाव से पकड़ लेने की कोशिश करते हैं, जैसे यह रिक्शे वाले घूमते पैडल से खींचें निवाले। यहाँ घूमते पैडल की कथ्य व्यंजना में श्रमिक की कठोर दिनचर्या और अंतर्व्यथा पाठक की संवेदना के साथ एकीकृत हो जाती है। मौसम की भाव भंगिमाएं, फूलों के रंग और गंध, चांदनी से रिश्ते, नक्षत्रों से संवाद और प्रफुल्ल मुक्त आकाश की विभिन्न छवियां उनके हाइकू अपने साथ लिए घूमते हैं। उदाहरण के रूप में, मेघ धरा ने प्रेम का पासवर्ड बारिश रखा, अथवा धरा ने धरा वधू का रूप जैसे हल्दी चढ़ी हो। मीनू खरे का हाइकू संसार मूलतः करुणा कलित है। संभवतः यह करुणा उनके व्यक्तित्व में निहित है, जो निर्झर की तरह उनके रचना विधान में आती है। यह कारुणिक व्यंजना कई स्तरों पर अपने अर्थ बदलती है, परंतु उद्गम नहीं बदलती। यही कारण है कि अनेक असंगत स्थितियों में भी उनकी कठोर प्रतिक्रिया अपने सकारात्मक लक्ष्य से नहीं भटकती, जैसे मुग्ध करता झुर्रियों से झांकता मां का सौंदर्य, अथवा यह मां का है, वह सास का घर, मेरा कहां है। खोई कविताओं के पते के हाइकू दरअसल उन सजल संवेदनाओं की तलाश करते हैं जो प्रायः लुप्त हो चुकी हैं। वे जीवन मूल्यों पर लगातार लगने वाली खरोंचों से आहत हैं। उनके हाइकू ऐसे में मरहम तलाश करते हैं। उनके हाइकू मनुष्यता को परिभाषित करने की कला जानते हैं, जैसे मजदूर हूं, पसीने की खाकर मजबूर हूं। उनके हाइकू की लाक्षणिक शब्दावली मन मोहती है, जैसे धरा ने धरा वधू का रूप जैसे हल्दी चढ़ी हो, अथवा राग बसंत पिक और भौरे की जुगलबंदी। संग्रह में हाइकू नियोजन भी प्रयोग धर्मी है, जैसे हाइकू बंद, हाइकू स्केच,
हाइकू मालिका इनकी गीतात्मक लयबद्धता और काव्य सौष्ठव प्रभावित करता है। अस्तु, खोई कविताओं के पते संग्रह को पढ़कर यह कहना सार्थक होगा कि संग्रह के हाइकू अनुभूतियों का शब्दों में कायांतरण हैं। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय रमेश गौतम जी। और अब इस चर्चा के अंतिम वक्ता के रूप में मैं एक ऐसे व्यक्तित्व को आमंत्रित कर रहा हूं जो मूलतः एक कथाकार हैं, किंतु पिछले एक लंबे अरसे से साहित्य की अनेक विधाओं का अध्ययन मनन करते हुए उन्होंने समीक्षात्मक दृष्टि को समझने और प्राप्त करने का प्रयास किया है। हाल ही में उनकी लिखी कई समीक्षाएं काफी पसंद की गई हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं अभिराम साहित्यिकी की सह संपादक सुश्री ज्योत्सना कपिल जी को। मीनू खरे जी के हाइकू संग्रह पर इस चर्चा के आयोजन के पीछे भी वास्तव में अंतर्दृष्टि उन्हीं की रही है और इस चर्चा का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। तो मैं आमंत्रण दे रहा हूं, आइए बहन ज्योत्सना कपिल। धन्यवाद डॉक्टर महादोशी। आप सभी मित्रों को ज्योत्सना कपिल का नमस्कार। साथियों, आज मैं पुनः आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुई हूँ एक पुस्तक चर्चा के लिए। यह पुस्तक है आकाशवाणी बरेली की निदेशक मीनू खरे जी के हाइकू संग्रह खोई कविताओं के पते, जो कि उत्कर्ष पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स द्वारा प्रकाशित हुआ है। एक वर्ष पूर्व जब यह संग्रह मेरे पास आया था तो इसके शीर्षक ने मुझे मोहित कर लिया था। बहुत सुंदर शीर्षक था यह, लेकिन एक वर्ष ये पुस्तक पड़ी रही और मैं इसे पढ़ ही नहीं पाई, कारण कि मुझे हाइकू पसंद ही नहीं है। इस बीच फेसबुक पर मीनू जी के कई हाइकू पढ़े जो मुझ पर अपना असर छोड़ने में कामयाब रहे। यही वजह रही कि संग्रह के प्रति मेरी उत्सुकता जागृत हो गई और फिर मैंने इसे पढ़ने के लिए उठाया। एक बार जब इसे पढ़ना शुरू किया तो मैं रुक ही नहीं पाई। एक एक हाइकू इतने सुंदर कि मन बरबस वाह कहने को विवश हो गया। आइए उसकी कुछ बानगी मैं आपको दिखाती हूँ। चैत्र नवरात्र पर लिखा उनका हाइकू। हे शैलपुत्री, रक्षा को पुकारती गर्भ से पुत्री। हे शैलपुत्री, रक्षा को पुकारती गर्भ से पुत्री। क्या बात है। इसी प्रकार आंधियों पर वह लिखती हैं, टिकोरे गिरे शाखों का गर्भपात रोके न रुका। टिकोरे गिरे शाखों का गर्भपात रोके न रुका। उनकी कल्पना शक्ति मुझे हैरान कर जाती है। और देखिए, जवान हुई जो इश्क की तपिश तो गजल हुई। जवां हुई जो इश्क की तपिश तो गजल हुई। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर वह कह उठती हैं, मुक्ति पथ और यशोधरा के आंसू अमिट द्वंद। मुक्ति पथ और यशोधरा के आंसू अमिट द्वंद। चांदनी रात में मीनू जी की कलम मुखर होकर कहती है, मौन संवाद प्यार के पलों में भी वाद विवाद। मौन संवाद प्यार के पलों में भी वाद विवाद। चंदा ले आया बैंड बाजा बारात चांदनी रात। चंदा ले आया बैंड बाजा बारात चांदनी रात। प्यासी धरती को देखकर उनकी कलम भी उदास हो जाती है और पूछ बैठती है, क्या गम है जो धरा सूखी पड़ी है, बात बड़ी है। क्या गम है जो धरा सूखी पड़ी है, बात बड़ी है। बोरिंग सूखी ज्यों किसी बूढ़ी माँ के निचुड़े स्तन। बोरिंग सूखी ज्यों किसी बूढ़ी माँ के निचुड़े स्तन। मीनू जी प्रकृति से जब संबोधित होती हैं तो कहती हैं, सूर्य उगा तो बिछा हर सिंगार स्वागत हेतु। सूर्य उगा तो बिछा हर सिंगार स्वागत हेतु। वृक्ष कटे तो सूरज ने चिढ़के आग उगली। वृक्ष कटे तो सूरज ने चिढ़के आग उगली। बरसे ओले खड़ी फसल बोले आसंग रोले। बरसे ओले खड़ी फसल बोले आसंग रोले।
इसी प्रकार मीनू जी मजदूर का दर्द देखकर अनायासी कह उठती हैं, मजदूर हूं, पसीने की खा के भी मजबूर हूं। मजदूर हूं, पसीने की खा के भी मजबूर हूं। मेहनत का क्या खूब मिला ब्याज, 2 रोटी प्याज। मेहनत का क्या खूब मिला ब्याज, 2 रोटी प्याज। इसी प्रकार आगे उनकी कलम कहती है, गुलमोहर तक तपती धूप पर है मरमिटा। गुलमोहर तपती धूप पर है मरमिटा। ढूंढ रहे हैं पेड़ काटने वाले पेड़ की छांव। ढूंढ रहे हैं पेड़ काटने वाले पेड़ की छांव। अगला हाइकू है उनका, टूटे घोंसले गायब हैं डालियां और घोंसले। टूटे घोंसले गायब है डालियां और घोंसले। वन कटा तो कंक्रीट के वन में तेंदुआ घुसा। वन कटा तो कंक्रीट के वन में तेंदुआ घुसा। चलो सो जाएं नींद की खिड़की पे स्वप्न खड़े हैं। आगे वो लिखती हैं, चलो सो जाएं नींद की खिड़की पे स्वप्न खड़े हैं। एक और मेरी पसंद का हाइकू देखिए, तुम्हारे बाद ख्वाब भी बेरंग हो बैरंग लौटे। तुम्हारे बाद ख्वाब भी बेरंग हो बैरंग लौटे। ज्यों-ज्यों मैं पृष्ठ पलटती जा रही थी, एक से बढ़कर एक हाइकू में खोती जा रही थी। आज पहली बार मुझे इस अति संक्षिप्त काव्य विधा में रस आया और मन में चुपके से ये बात उठी, काश मैं भी ऐसा लिख पाती। मीनू जी के हाइकू बहुत गूढ़, अनोखे बिंब लिए हुए और मनमोहक है। आज आपके सजन ने मन मोह लिया मीनू जी। ये आपकी कलम का ही जादू है जिसने मेरे जैसे हाइकू एलर्जिक पर्सन को पूरी तरह से बांध लिया। मैं आपको इस सुंदर सृजन के लिए दिली मुबारकबाद देती हूँ और आशा करती हूँ कि आगे भी आपकी कलम की धार हृदयों को बींध लेगी। धन्यवाद। धन्यवाद बहन ज्योत्सना। मित्रों, हमने इस चर्चा में एक सुंदर और सशक्त हाइकू संग्रह पर बातचीत की। इस चर्चा को सुनकर निश्चित रूप से आप इस संग्रह के हाइकू काव्य का आनंद लेना चाहेंगे। आदरणीय मीनू खरे जी को हार्दिक शुभकामनाएं। चर्चा में शामिल सभी मेहमान वक्ताओं और श्रोता मित्रों का आभार। नमस्कार मित्रों।